मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। मैं अपनी। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी शो हो रही है, सॉरी। ओके। तो सबसे पहले हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अ, अच्छा, इसकी स्टेटमेंट ये है कि एन प्रोजेक्ट्स हैं और हमें उन सबका ना स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम गिवन है। और साथ ये भी बताया कि एक प्रोजेक्ट से कितने पैसे मिलेंगे। लेकिन हम एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं और जब कोई प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे तो उसे कंप्लीट भी करना है। तो हमने बस बताना है कि हम इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितनी मनी अर्न अर्न कर सकते हैं। पिछले सेशन में तो पिछले सेशन में हमने सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व की थी, लेकिन उसमें हमारा गोल मैक्सिमम मनी अर्न करना नहीं था, बल्कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स करना था। तो अगर प्रॉब्लम सब स्टेटमेंट समझ आ गई है तो चैट में प्लस लगा दें, नहीं तो माइनस लगा दें। अच्छा, एच आपका नाम क्या है?
अच्छा, शिजू, तुम्हारी कोई प्रोग्रेस हुई है इस प्रोग्राम पे? कुछ सोचा? सारे मुझे ये उसी प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही लग रहा है। बाउंड्रीज जो जिसमें हमने मूवीज चेक किया था ना, मूवीज के एंड एंड डेट को सॉर्ट करके हमने उसको अगले डेट के स्टार्ट डेट के साथ चेक कंपेयर किया था। तो मुझे तो वही प्रॉब्लम लग रही है कि अगर हम इसको एंड डेट के एंड ऑफ द डे के हिसाब से सॉर्ट करें और फिर इसको अगले डे के स्टार्ट डे के साथ कंपेयर करके अगर वो उसके बाउंड्री के अंदर आ रहा है तो फिर हम उसका जो अमाउंट है वो ऐड कर दें जो मैक्सिमम अमाउंट के वेरिएबल में। ये एग्जैक्टली वर्क नहीं करता, क्योंकि एक मिनट में काउंटर केस लेता हूँ। ओके। अच्छा, व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? नहीं, एक सेकेंड। नहीं शो हो रहा सारे। एक मिनट। अब शो हो रहा है? नहीं, यहाँ पे एरर आ रहा है कि कोलैबोरेशन सर्वर हैंडशेक फेल्ड। अच्छा, मैं स्क्रीन ये शेयर कर लेता जी हूँ। अभी। अच्छा, लेट्स सपोज एक एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है 1 से 3 तक, और इससे हमें मनी मिल रही है 4। और दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है 2 से लेके 5 तक, और इससे हमें 6 मिल रही है। तो प्रीवियस जो मतलब जो हमारा सोल्यूशन था उसके अकॉर्डिंग तो हम फर्स्ट प्रोजेक्ट चूज कर लेंगे और हमें 4 मनी मिलेगी, और हम फिर सेकंड प्रोजेक्ट नहीं चूज कर सकते। ऑब्वियसली हम इन दोनों में से एक ही प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं, और सेकंड प्रोजेक्ट चूज करना ऑप्टिमल है। अच्छा, अब मैं हिंट देता हूँ। अ, देखो कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लेंथ भी मैटर नहीं करती, और एग्जैक्टली स्टार्ट टाइम और एंड टाइम भी नहीं मैटर करता। मैं बताता हूँ कैसे, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट था 1 से लेके 4 तक, और कोई भी एक्स मनी मिल रही थी। दूसरा प्रोजेक्ट था 5 से लेके 10 तक, और इससे वाई मनी मिल रही थी। तो ये सिमिलर है कि अगर पहला प्रोजेक्ट होता 1 से लेके 2 तक और दूसरा होता 3 से लेके 4 तक, क्योंकि हमारे लिए बस ये मैटर करता है कि प्रोजेक्ट्स इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? डू यू एग्री? एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, और दूसरा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम कंसिडर करें 3 to 4 और 5 to 6, हमें इस 3 to 4 एक्स मिल रही है, 5 to 6 वाई मिल रही है, और ये भी इससे सिमिलर है, राइट? जी, क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे उनकी बाउंड्रीज। हम्म। तो अच्छा, इन दो हिंट्स पे जरा सोचो कि बस रिलेटिव रिलेटिवनेस अगर सेम रहती है तो ना लेंथ मैटर करती है, और ना ही एग्जैक्टली एग्जैक्ट वैल्यूज मैटर करती हैं। तो हम्म हम इनकी कोई मैपिंग, काइंड ऑफ मैपिंग करेंगे।
लेकिन मैपिंग में एक चीज का ख्याल रहना चाहिए कि जो जिन प्रोजेक्ट के डेज पहले इंटरसेक्ट कर रहे थे वो बाद में भी कर रहे होने चाहिए, और जिनके पहले नहीं कर रहे थे वो बाद उनके डेज बाद में भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे होने चाहिए। और उस मैपिंग के बाद प्रॉब्लम काफी आसान हो जाएगी। ओके।
सॉरी सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी किया है, 2 4 जो डे 2 4 है ना, उसका अगर हम देखें तो वो एक डे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, और 3 6 जो है वो 2 डेज के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्शन ही मैं ढूंढ पाया हूँ, आगे मुझे इसका पैटर्न नहीं मिल रहा। किसको किस उससे करेंगे, लॉजिक से? थोड़ा वेट करो और सोचो, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ओ- ओके। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने लगी है, मैं न्यू मीटिंग का लिंक शेयर करता हूँ ओके, डिस्कॉर्ड और व्हाट्सएप पे। ठीक है। अच्छा, तो अ, मैं आगे बताता हूँ। इसमें जो एक टेक्निक हम यूज करेंगे, उसको कहते हैं कम कंप्रेशन। कंप्रेशन। यस। अच्छा, तो मैं करूँगा क्या, मुझे जो भी इनपुट में टाइम्स मिलती है ना, 2 3, मैंने कुछ भी है 4 5, मेरे लिए इनकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज हैं सिर्फ ये मैटर करती हैं। और अ, अब हमने बस एक कंडीशन चेक करनी है कि जो हमने पिछला प्रोजेक्ट किया था, उसका जो एंडिंग एंडिंग टाइम है ना, वो लेस देन होना चाहिए नेक्स्ट स्टार्टिंग टाइम से। तो इसका मतलब कि अगर हम
इनको हम चाहे जो जो मर्जी वैल्यूज पे मैप कर दें, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि जो वैल्यूज पहले छोटी थी वो छोटी रहें, जो वैल्यूज बाद पहले बड़ी थी वो बड़ी रहे, तो कोई फर्क नहीं आएगा। राइट? एग्री करते हो? आ, आ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब हम इसको लीनियरली ट्रेवर्स करके हम एक एक उसको चेक करेंगे कि ये उससे छोटा है या नहीं एंड वो टाइम उसका। वो वो मैं बताता हूँ किस तरह करेंगे, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ इस बात की समझ रखी है कि हम इनकी वैल्यूज को ना चेंज करेंगे समहाउ, कि उससे ना चेंज करने से हमें कोई फायदा हो। और अब मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इस तरह चेंज करें, वो मैं अभी बताता हूँ किस तरह करेंगे, कि अंटिल ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहे कि जो वैल्यूज पहले छोटी थी वो छोटी रहे और जो वैल्यूज पहले बड़ी थी वो बड़ी रहे, तो प्रॉब्लम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं न्यू वैल्यूज का भी आंसर निकाल लूँ तो वो एग्जैक्टली सेम होगा ओरिजिनल वैल्यूज के आंसर के। राइट? सॉरी सारे, मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही इसकी। अच्छा, यहाँ पे है ये इन दो को कंसिडर करो, ओके। 4 5 और 8 10। लेट्स सपोज मैं इनको मैप कर देता हूँ 5 6 और 7 8 पे। आपका मैप से क्या, आपकी मीनिंग, मैप से क्या मतलब मीनिंग है? मतलब मैं कह रहा हूँ कि इन वैल्यूज को मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इनके स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम ये थे। ओके। तो मैं ये क्लेम करना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे बस ये चाहिए था कि जो इसका एंड टाइम था ना, वो इस टास्क के स्टार्टिंग टाइम से ग्रेटर था, इसका स्टार्टिंग टाइम पिछले के एंडिंग टाइम से ग्रेटर था। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो मैं पहले इस प्रोजेक्ट को करके ये वाला प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। हम्म। ये ट्रू है। अब जो मैंने इनकी न्यू वैल्यूज बनाई उनमें भी ये कंडीशन ट्रू है। राइट? बट ये जो नई वैल्यूज है ये एज्यूम्ड वैल्यूज है ना? यस यस। ओके। जी। इनमें भी ये कंडीशन ट्रू है, तो मेरे लिए कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इस प्रॉब्लम का आंसर निकाल लूं तो वो इस प्रॉब्लम के आंसर के इक्वल होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब मैं इनको चेंज करूंगा किस तरह, ये मैं बताता हूँ। हम्म। अब अब यहाँ पे एक और टेक्निक भी यूज होगी, जो कहते हैं हम फिर वो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं यूज होगी तो उसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, पहले सारी वैल्यूज इनपुट ले लूंगा, जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 और 8 10 है, और इनको एक किसी वेक्टर में स्टोर कर लूंगा, 2 3 4 5 8 10, और इनको मैं सॉर्ट कर लूंगा। तो जो फर्स्ट वैल्यू थी उसको मैं कहता हूँ उसको 1 के इक्वल कर देता हूँ, सेकंड को 2 के। इस तरह मैं इनकी मैपिंग कर दूंगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बन जाएंगे टास्क 1 2 और 3 4 और 5 6। ठीक है, ये हम्म। तो मैं इस तरह मैपिंग करूंगा। तो ओरिजिनली ओरिजिनली हमारे पास वैल्यूज थी 10 पावर 9 तक, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम। अब देखो एग्जैक्टली। इनका इनकी जो रेंज है ना काफी स्मॉल हो गई है। अ, वो कैसे? कि ये वैल्यूज 1 से स्टार्ट हो रही है और हमें कितनी वैल्यूज इनपुट मिल रही हैं, 2 × n, हर एक के लिए एक स्टार्टिंग टाइम और एक एंडिंग टाइम। राइट? राइट। तो
2 into n हमें वैल्यूज मिल रही है, और यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो है कि इस वेक्टर में कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, और उसका वो मैक्सिमम 2 into n हो सकती है। तो इसका मतलब हमारे पास अब वैल्यूज आ गई 1 से लेकर 2 into n की रेंज में। जो प्रोजेक्ट्स के स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम थे वो 1 से लेकर 2 into n की रेंज में हम इस रेंज में ले आए, हम्म। और हमारे लिए प्रॉब्लम भी चेंज नहीं हुई। तो अब देखो कि इससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं, इसको 1 से लेकर 2n की रेंज में लाने से हम क्या फायदा उठा सकते हैं। ओके।
अच्छा, तो आप डीपी से फेमिलियर हो? आ, नहीं सारे। अच्छा, इस आगे हम इस प्रॉब्लम में काइंड ऑफ डीपी यूज करेंगे। अच्छा, अब मैं जो बताऊंगा ना, हम्म। उस पे फोकस कर। अ, ओके। मैं एक अरे बनाता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है टाइम जो है ना वो एटमोस्ट 2 into n सेकेंड। मैं एक अरे बनाता हूँ 2 into n लेंथ की। अब मैं ओके। कहता हूँ कि इसका लेट्स सपोज डीपी नाम रख देते हैं। अब डीपी ऑफ आई रिप्रेजेंट करेगी कि मैं आई डेज के बाद मैक्सिमम मनी जो मैं आई डेज तक अर्न कर सकता हूँ। तो मेरा एंड पे आंसर क्या होगा? डीपी ऑफ 2n, राइट? यस। अच्छा, तो अब इस पे सोचो कि मैं ये डीपी कैसे कंप्यूट कर सकता हूँ। Sarim, I have a question. यस। आ, मुझे लगता है कि मेरे नॉलेज में कुछ गैप्स नहीं है, इसकी वजह से मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही। काफ़ी गैप्स मुझे लग रहा है, गैप लग रहा है मुझे चीज़ों का। अभी तक अभी तक जो मैंने जितना बताया उसकी समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आ रही है, लेकिन आई थिंक फुली मुझे समझ नहीं आ रही। वो जो एकदम कॉन्फिडेंट होता है ना बंदा, उस तरह नहीं समझ आ रही। अच्छा, वैसे एक बात तो ये है कि मैं जनरली थोड़ी हार्ड प्रॉब्लम्स देता हूँ कि हम्म। जो आपके आप लोगों के लेवल से थोड़े ऊपर हो, ताकि मतलब ये ना हो कि मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं और आप बस डायरेक्टली सॉल्व कर। लेकिन हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ हिंट्स के बाद अ, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्वेबल होनी चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है वैसे जब मैं ये प्रॉब्लम फिनिश करूंगा, और क्योंकि मैंने इसमें एक तो मैंने कंप्रेशन का भी बताया, ऊपर से ऊपर से ये थोड़ा डीपी वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो मैं इस मेरा प्लान था कि मैं इस प्रॉब्लम का एंड पे कोड भी गिराऊंगा। मुझे ओके। उम्मीद है एंड तक समझ आ जाएगी। लेकिन अगर अभी मतलब किसी चीज़ का लगता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ का लगता है कि वो समझ नहीं आई, तो उसका पूछ लो, नहीं तो फिर एंड पे देखिए। हाँ, अगर मैं आप इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि ये जो हमने मतलब ये जो कंप्रेस किया है ना, इसके टेक्निक को अगर आप दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें तो शायद आसान हो जाए चीज़। ओके। अच्छा, हम ये वाली एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं। अब अब मैं कहता हूँ कि जैसे ये दो टास्क हैं, 2 4 3 6। अब मुझे पता है कि मैं इन दोनों को नहीं कर सकता। वो क्यों है? क्योंकि जो अ, ओवरलैप कर रहे हैं। क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं। तो एंड पे बस ये चीज मैटर करती है कि
ये इन दो प्रोजेक्ट्स का टाइम ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यस। मैं कह रहा हूँ कि, और हम ये कैसे चेक करते हैं कि टाइम ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा। ये इस तरह चेक करते हैं कि लेट्स सपोज किसी तरह टास्क के ये दो कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई करना चाहिए। लेट्स सपोज मैंने अ, या तो एंडिंग टाइम ऑफ फर्स्ट जो है वो लेस देन होना चाहिए स्टार्टिंग टाइम ऑफ सेकंड से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि इन दो ओ, टास्क के टाइम इंटरसेक्ट नहीं करते। जी बिल्कुल। और वाइस वर्सा कि एंडिंग टाइम ऑफ सेकंड इज लेस देन स्टार्टिंग टाइम ऑफ फर्स्ट। एक मतलब सेकेंड, एंडिंग टाइम ऑफ सेकंड, इज एंडिंग लेस टाइम ऑफ देन स्टार्टिंग इज लेस देन स्टार्टिंग टाइम ऑफ फर्स्ट। मतलब दोनों सिमेट्रिकल है। ओके। तो अगर इन दोनों में तब से वो कोई अलग। हाँ, तब ओवरलैप नहीं करेंगे। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ओवरलैप नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब इससे मैं क्या नोटिस करता हूँ कि जो ये स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम्स हैं, इनकी जो कंपैरेटिव वैल्यूज है ना, सिर्फ वो मैटर करती है कि कौन सी कौन सी स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी है, कौन सी स्टार्टिंग वैल्यू छोटी है, कौन सी एंडिंग वैल्यू बड़ी है, कौन सी एंडिंग वैल्यू छोटी है। सिर्फ ये मैटर करता है। अगर मुझे सिर्फ ये पता हो तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि दो प्रोजेक्ट्स का टाइम ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल समझ आ गया। तो अब मैंने कहा था कि इसकी हम मैपिंग किस तरह। मैं एक सेट बनाऊंगा जिसमें इन सेट सॉर्टेड होगा, जिसमें इन सब की मैं ये जो मुझे इनपुट में स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम की वैल्यूज मिली थी उनको मैं हम्म। उस सेट में रखूंगा। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास सेट क्या बनता है। 2 4 3 6 6 8। अभी वैसे डिस्टिंक्ट भी नहीं किया मैंने। और फाइनल फाइनल सेट क्या बनेगा जिसमें वैल्यू सॉर्टेड होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। वैसे अगर अगर तो सी प्लस प्लस के आपको सेट के डेटा स्ट्रक्चर का पता है तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज को सेट। डिस्टिंक्ट भी रखता है और सॉर्टेड भी रखता है। यस, मेरा यही क्वेश्चन है कि सेट चूज करने का क्या रीजन होगा यहाँ पे। कि वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली वैल्यूज को डिस्टिंक्ट भी कर देगा और सॉर्टेड भी कर देगा। या तो फिर ये बिल्कुल, अगर सेट में हम डालेंगे तो 2 4 3 6 8 5 7 हो जाएगा। नहीं, अगर सेट में डालेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 वो हाँ, वो 6 हटा देगा। एक से 6 भी हटा देगा और वैल्यूज को सॉर्ट भी कर देगा। हाँ एग्जैक्टली। तो अब मेरे पास ये सेट की वैल्यूज आ गई। अब मैं बस इनकी मैपिंग कर देता हूँ। मैं कहता हूँ 2 को मैं कहता हूँ ये एक्चुअली में 1 है, 3 एक्चुअली में 2 है, इस तरह एंड सो ऑन मैं इनकी मैपिंग कर दूँ। सॉर्ट ऑफ आप मैपिंग को इंडेक्स कह रहे हैं ना, कि इंडेक्स है उसका। हाँ, इंडेक्स कह लो। ओके। म- मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू 2 के इक्वल थी ना, अब मैं उसको हम्म। 1 समझूंगा। ओके। तो अब मेरे पास न्यू न्यू वो क्या बनेंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स के एंडिंग टाइम और स्टार्टिंग टाइम क्या बनेंगे। 2 1 था और 4 ही था। 2 5 6 5 7 2 एंड 4 8 4 6 3। राइट। अब मेरे पास, मैं जब इनके स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम्स को चेंज कर दूंगा तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अ, 1 3।
अब इससे हमें फायदा क्या हुआ कि जो वैल्यू पहले छोटी थी वो छोटी ही रही, जो वैल्यू पहले बड़ी थी वो बड़ी ही रही। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टू टू ऑब्वियसली लेस देन फोर है, और अब मैंने इनकी मैपिंग क्या किया, टू को कहा है ये वन है, और फोर को कहा है ये थ्री है, और ऑब्वियसली वन ओके। वन अच्छा, भी लेस अभी देन। इसमें इसमें अपने इंडेक्स को उसी तरह वो कर दिया, मैप कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ आ गया। और रिवॉर्ड्स उसी तरह रहेंगे ना? हाँ सही है। रिवॉर्ड उसी तरह रहेंगे। सही। ठीक है। अब इससे अ, मेरे पास फायदा क्या हुआ कि वैल्यूज अब वन से लेकर 10 पावर 9 तक नहीं रही। अब मेरे पास वैल्यूज वन से लेकर 2n तक आ गई। ये सेंटेंस मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ? ये जो इधर तक समझ आ गया, ये वन से लेके टू एन पावर तक आ गई, ये कैसे हुआ? ये मुझे समझ नहीं आ अच्छा, इनिशियली वैल्यूज थी वन से लेकर 10 पावर 9 तक। रहा। या बिल्कुल। अब मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि इनपुट में मुझे कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिली थी, राइट? एग्जैक्टली। तो अब मुझे इनपुट में वैल्यूज मिली कितनी थी, 2 इंटू एन। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। इनपुट में 2 इंटू एन वैल्यूज मिली थी ना, स्टार्टिंग और एंडिंग की। अभी रिपोर्ट को छोड़ दो। एक सेकेंड, टू इंटू एन था। मैं एक सेकेंड, ये टू इंटू नहीं, टू इंटू टेन टू रेस पावर फाइव था एन की वैल्यू। नहीं नहीं, मैं एन की वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एन था तो ओके। मेरे पास कितनी वैल्यूज बनेंगी स्टार्टिंग और एंडिंग की, 2 इंटू एन ऑफ कोर्स, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए दो वैल्यूज है और एन प्रोजेक्ट्स हैं, तो 2 इंटू एन वैल्यूज बनेगी। ओ हाँ हाँ, ठीक है, सही, बिल्कुल सही थी। स्टार्टिंग एंडिंग है ना, तो इसलिए टू इंटू एन हो गया, सही है। तो सही। इसका मतलब एट मोस्ट 2 इंटू एन ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि टोटल वैल्यूज ही 2 इंटू एन है, तो डिस्टिंक्ट भी एट मोस्ट इतनी होंगी। बिल्कुल, कि सेट में तो डिस्टिंक्ट अब मिल गई थी, तो हाँ। मैपिंग के बाद मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी, एट मोस्ट टू टू इंटू इंटू एन एन। राइट? अच्छा ओके। अब मैं अच्छा अब मैं आगे भी बता देता हूँ। मैंने कहा जी। था एक मैं डीपी की अरे बनाऊंगा। हम्म। सबसे पहले अ, चलो अब इसका पूरा कोड ही करते हैं। तो मैं एक ग्लोबली एक डीपी की अरे बना लेता हूँ जिसमें मैं आंसर कंप्यूट करूंगा। ठीक है, अब मैं इनपुट लूंगा। क्या, अब मैंने ये, सॉरी डीपी हमने अब, सॉरी आवाज नहीं आई। अभी आ रही है बस। जी आ रही। एज फॉर नाउ जो डीपी हमने इनिशियलाइज की है, वो तो ओरिजिनल जो उसका साइज है उससे किया ना, अभी तक तो टू इंटू एन नहीं हुई ना। लेकिन हमें पता है एन की मैक्सिमम वैल्यू टू टू इंटू 10 पावर 5 प्लस 1, मतलब 2 इंटू 10 पावर 5 है। तो एग्जैक्टली। मैं एक ग्लोबली अरे बना लेता हूँ 2 इंटू 10 पावर 5 आपने डबल इंटू कर टू। दिया उसको। क्योंकि एन की मैक्सिमम वैल्यू ये है और उसको फिर डबल करना था ठीक ना। है, ठीक है, ठीक तो है। अब मैं कहता हूँ ये ग्लोबली एरिया बना लेता हूँ, कोई भी वैल्यू होगी एन की तो वो इसमें तो फिट आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने एक सेट बना लिया। अब मैं
सेट में स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम इनका डाल दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब अब मैपिंग है। मुझे एक एक मैप की जरूरत पड़ेगी। इसको हम कह देते हैं NW। इसका मतलब है कि न्यू वैल्यू क्या होगी। मैं सेट में आइटरेट करता हूँ। अब मुझे पता है सेट में ऑटोमेटिकली वैल्यू सॉर्टेड है। बिल्कुल। तो ये किसी अगर हम एक मैप का साइज गेट करें तो उससे हमें अ, वो हमें ये देता है कि अभी तक मैप में कितनी वैल्यूज ऐड हुई हैं। हम्म। तो अ, जब मैंने कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की होगी तो साइज की वैल्यू होगी 0। और +1 मैं बिल्कुल। इसलिए कर रहा हूँ ताकि सब कुछ 1 इंडेक्स हो जाए। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको 1 असाइन होगा, उसके बाद 2 असाइन होगा एंड सो ऑन। बिल्कुल। अच्छा। अ, यहाँ पे हमने कंप्रेशन की। हमारी कंप्रेशन वैसे अभी डन है। हम दोबारा जाएंगे एंड AI इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू ऑफ AI एंड PI इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू ऑफ PI। ठीक है, यहाँ तक हमारी कंप्रेशन हो गई है। बिल्कुल। कंप्रेशन होगी। अब मैं DP कंप्यूट करता हूँ। यहाँ पे जो कंप्रेशन हो रही है वो जो ये वैल्यूज इक्वल हो रही है वो लूप के आई से ही इक्वल कर रहा है ना उसे। इंडेक्स जो मिल रहा है उसे वो लूप का ही मिल रहा है ना। लूप का इंडेक्स नहीं मिल रहा। मैप में जो मैंने उसकी उसको वैल्यू दी थी, मैप से वैल्यू मिल रही है यहाँ ओके। ठीक है। पे। यहाँ पे मैंने मैप में एक वो किया था ना कैलकुलेट के, एक वैल्यू कंप्रेशन के बाद क्या होनी चाहिए, वो मैंने मैप में स्टोर कर लिया। और फिर इन ये जो NW.size+1 है ये तो 1 2 3 4 5 इस तरह होता रहेगा ना। जी जी, इसी तरह होगा। बिल्कुल ठीक है। और सेट में वैल्यू सॉर्टेड है तो मतलब ठीक है। ये जो पार्ट ऑफ कोड है ये सही तरह असाइन कर देगा। और यहाँ पे बिल्कुल। मैं बस कहता हूँ, यहाँ पे बस मैं वैल्यूज को ओवर राइट कर देता हूँ। ये जो ओके। जो भी ओल्ड वैल्यू थी AI की उसको न्यू वैल्यू बना दो। और सेम फॉर BI। अच्छा, यहाँ तक कंप्रेशन हो गया। अब हम DP कंप्यूट करते हैं। अ, सबसे पहले तो मुझे पता है कि 0 डेज तक तो मैंने कुछ नहीं अर्न किया। बिल्कुल। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम अगर कोई अरे वगैरह या फिर इंटीजर ग्लोबली डिक्लेयर करें तो वो उसकी इनिशियल वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, हम्म। लेकिन यहाँ पे वैसे ही समझने के लिए कर लेते हैं। अच्छा। अब एक क्वेश्चन है मेरा साइम कि ये जो मैंने ये पढ़ा था कि डीपी के दो टाइप्स होते हैं शायद टेबुलेशन टेक्निक होती है और एक रिकर्सिव टेक्निक होती है इस तरह। तो ये कौन सी टेक्निक इधर यूज हो रही है, टेबुलेशन यूज हो रही है या कौन सी यूज हो रही अ, है? मेमोइजेशन। मेमोइजेशन और टेबुलेशन, सॉरी। मेमोइजेशन और टेबुलेशन। वैसे वैसे टर्म्स मैटर नहीं करती, मतलब हमें बस चीज का पता होना चाहिए। ओके। पता नहीं, टेबुलेशन तो मैंने फर्स्ट टाइम टर्म सुनी। अच्छा। सही। मेन मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, मतलब नेम इतना यूजली मैटर नहीं करता। अच्छा। ठीक है। अब हम DP कंप्यूट करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इनको सॉर्ट भी करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं वो डाटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा, अरे ओके। अरे जिसने पहले नहीं यूज की हुई, उसके लिए बता देता हूँ। यहाँ पे हम डेटा टाइप बताते हैं और यहाँ पे साइज बताते हैं। जो इस तरह हम अरे बनाते हैं उसका साइज फिक्स्ड होता है। तो हमने साइज बताना होता है हला जबकि वेक्टर का साइज वो फिक्स नहीं होता। हम्म। तो और यहाँ पे
नेम, लेकिन मैं इसको इस तरह भी रख सकता हूँ कि वेक्टर में जो मैं वैल्यू स्टोर करूंगा वो एक अरे होगी और उसकी लेंथ होगी 3। लेंथ 3 होने का बिल्कुल। मतलब है कि स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम और रिवॉर्ड। जी। प्रोजेक्ट्स, और अब मैं इस वेक्टर में वो इन वैल्यूज को डाल देता हूँ। अब वेक्टर में डालने का मकसद ये था ताकि मैं इनको सॉर्ट कर सकूं। इसको हम इस तरह नहीं करते, बल्कि अच्छा, अब इसमें मैं क्या रखूंगा कि मतलब एस टी ऑफ आई एक वेक्टर होगा जो कि स्टोर करेगा सारे वो प्रोजेक्ट्स जिनका स्टार्टिंग टाइम आई होगा। हम्म। ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एस टी को बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और भी एक न्यू डेटा। अच्छा, तो हम कंटिन्यू करते हैं। किधर कोड कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन और नज़र आ रही है और आवाज़ भी आ रही है। जी जी, आ रही है सारे। ठीक है, तो हम अब एस टी को कंप्यूट कर रहे थे। अच्छा, अ, ये एस टी कंप्यूट होगी। अब मैं बस अ, उन प्रोजेक्ट्स पे आइटरेट करूँगा जो कि आई आइथ डे से स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मैं यही कर रहा हूँ। हम इस तरह कि एक डेटा स्ट्रक्चर में आइटरेट कर सकते हैं, तो लेकिन इसके लिए पेयर होना ज़रूरी है। तो ये ऑटोमेटिकली ई में पेयर की फर्स्ट वैल्यू आ जाती है और आर में पेयर की सेकंड वैल्यू आ जाती है। अच्छा, तो ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अ, इस प्रोजेक्ट के बाद मैं जो डे नंबर ई होगा उस तक मैं बिज़ी हो जाऊँगा। अब डे नंबर ई ई तक पहले मैं जितनी भी मनी अर्न कर सकता था, वो मतलब वो तो एक वैल्यू है ही। अब इस प्रोजेक्ट को करने से हमारे पास क्या वैल्यू आती है? ये प्रोजेक्ट करने के लिए ith डे को बिजी नहीं होने चाहिए। मतलब हम आई माइनस तक मैं मैक्सिमम कितनी अर्न कर सकता था, और इसमें हम सिंपली आर ऐड कर देते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट का रिवॉर्ड है।
सारिम, एक क्वेश्चन है, ये जो लास्ट में हम चेक कर रहे हैं मैक्सिमम, ये हम आवाज़ आ रही है? आ रही है, आ रही है। ये जो लास्ट में हम मैक्सिमम डीपी का चेक कर रहे हैं, ये हम डीपी के थ्रू ग्रीडी अप्रोच यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसी जस्ट आस्किंग। एग्जैक्टली ग्रीडी तो नहीं बनती। लाइक ग्रीडीली चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्या है। आप इस ग्रीडी का नाम दे सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली तो ग्रीडी नहीं, सॉर्ट ऑफ, थोड़ा सा उसका टच मुझे फील आ रहा ठीक है। यहाँ पे, हाँ काइंड ऑफ, अच्छा। तो यहाँ तक तो समझ आ गई कि मैं कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को करने के बाद मैं ई डेज तक बिज़ी हो जाऊँगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को करने के लिए मैं I-1 डेज तक फ्री होना चाहिए, और फिर मुझे आर और रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे ये कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली मैं आई डेज तक वो वैल्यू तो अर्न कर ही सकता हूँ जो मैंने I-1 डेज तक अर्न की थी। तो मैं बस यहाँ पे ये चेंज कर रहा हूँ। अब इसका करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक मिनट वेट करो, मेरा लैपटॉप थोड़ा लैग कर रहा है। है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है?
अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, वो मेरा लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा करना शुरू हो गया था, तो उसकी वजह से शायद मीटिंग भी लीव हो गई। ओके। अच्छा, तो अ, यहाँ पे इस बात की समझ लगी कि मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं आइथ डे तक उतनी मनी तो अर्न कर ही सकता हूँ जो कि मैं I-1 वाले डे तक कर सकता था, राइट? एग्जैक्टली। अच्छा, अभी स्टेप वैलिड तो है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत क्यों है? असल में मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक तो मैं सिर्फ वो वैल्यूज़ अपडेट कर रहा हूँ जो कि मतलब जो कोई किसी प्रोजेक्ट की एंडिंग टाइम थी, लेकिन मैं हम्म। बाकी और कोई वैल्यू यूज़ अपडेट नहीं कर रहा। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास इनपुट होता 1 2, और मतलब एक 1 2 होता, और फिर एक 2 3 होता, और फिर 3 4 होता। अब और यहाँ पे मेरे लिए 1 2 को 2 3 से लेना ज़्यादा ऑप्टिमल था। हम्म। तो लेकिन जब मैंने 1 2 के लिए अपडेट किया तो वो सिर्फ 2 तक अपडेट किया, और जब मैं वेट, अच्छा अब ठीक है। अब मैंने 1 2 के लिए सिर्फ 2 तक अपडेट किया, ठीक है? तो जब मैं 4 5 से गेट करूँगा कि मैं थर्ड डे तक मैक्सिमम कितनी मनी अर्न कर सकता हूँ, तो वो मुझे इस प्रोजेक्ट की वैल्यू दे देगा, राइट? यस। जी। लेकिन हमें एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट की वैल्यू चाहिए। हम्म। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मतलब कि I-1 डेज तक मैं जितनी मनी अर्न कर सकता था उसका मैक्सिमम, उसके साथ भी मैक्सिमम ले लो, क्योंकि ये सिर्फ वो प्रोजेक्ट ये कहेगा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट लेना कंपलसरी है जो कि आइथ डे पे एंड होता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है, हो हम्म। सकता है मैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट ना लूँ जो थर्ड डे पे एंड होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ठीक है? और अब एंड पे सिंपली आउटपुट कर सकते हैं। अच्छा, कोड नहीं है ना? आवाज कट गई आपकी जी। मैं कह रहा हूँ कोड के बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं नहीं, कोड के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी क्लास कितने मिनट तक है? क्लास 9:15 तक। अच्छा, सही। सारिम, आप मुझे एक क्वेश्चन था कि आप मुझे ये जो 10 वीक्स का जो मतलब हर संडे को 10 डेज बनते हैं ना, तो इसमें जब आप जिस तरह से ट्रेनिंग हमें करवा रहे हैं या जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर आप उसका मुझे एक ब्रेकडाउन दे दें कि क्या क्या टॉपिक्स पे मैं खुद वीक में जो है प्रैक्टिस करूं ताकि मैं फिर क्लास के साथ सही से कोप अप कर सकूं। थोड़ा सा आइडिया अगर आप मुझे दे दें। अच्छा,
इसके बारे में ना मैं बाकियों से डिस्कस करके हम होपफुली कोई अनाउंसमेंट कर देंगे। जैसे जनरली तो हम शायद कलीम ने आपके साथ एक कोड फोर्सेस के ग्रुप में आपको बताया था कि एक कॉन्टेस्ट बनाया हुआ है। उसमें बाइनरी प्रॉब्लम्स सर्च की ऐड जो कर रहे प्रॉब्लम्स हैं डाले हुए थे। तो यस, अब फिलहाल तो सिर्फ बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स डाल रहे थे। मेरे ख्याल में तो जो एंट्रेंस टेस्ट से भी पहले अनाउंसमेंट में ही ये बताया हुआ था कि बस थोड़ी बहुत बेसिक्स आनी चाहिए सी प्लस प्लस की। उसके बाद जो और उसके बाद जो हम क्लास में अगर कोई नई चीज़ यूज़ होगी तो उसका हम बताएंगे ही। मतलब लेट्स सपोज अगर किसी को रिक्वायरमेंट्स में हमने ये नहीं कहा था कि सेट और मैप का पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, तो अगर किसी को सेट और मैप का नहीं पता तो मैं उसका बता दूंगा। और जैसे यहाँ पे एक कंप्रेशन टेक्निक यूज़ की है और डीपी टेक्निक यूज़ की है, तो जो हम न्यू टेक्निक्स यूज़ करेंगे वो उसका मैं साथ साथ बताता रहूँगा। ओके, बाकी ठीक है। बाकी जो उसको टेस्ट में प्रॉब्लम्स ऐड होंगी उनकी प्रैक्टिस करना मेरे ख्याल में काफ़ी होगा। ओके, नेक्स्ट वीक आप क्या करवाएँगे? डीपी ही करवाएँगे? अभी करंटली मैंने प्लान तो नहीं किया। ओके, रैंडम चल रहा है मतलब। अच्छा, हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे कि ये करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो थोड़ा रैंडम अच्छा, ही चल रहा है। अगर मैं क्वेश्चन को इस तरह प्रेज़ेंट करूँ कि मतलब आप किस रेटिंग के लिए हमें इस टाइम प्रैक्टिस करवा रहे हैं? किस रेटिंग रेंज में हमारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं? अगर ये क्वेश्चन मैं करूँ। हेलो? क्वेश्चन की सही से समझ नहीं लगी मुझे। अभी आवाज़ आ रही है मेरी? अ, आ रही है। क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं मतलब क्वेश्चन को इस तरह प्रेजेंट करूं कि आप इस टाइम हमारी क्लास की किस रेटिंग रेंज में प्रैक्टिस करवा रहे हैं? आपके मतलब अ, हेलो, सॉरी, दरमियान में आवाज़ कट गई थी आपकी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम आप हम ये जो हमारा सेशन चल रहा है ना, जो हमारे आप जो मेंटोर हैं, तो इस क्लास की मतलब किस रेटिंग रेंज में आप हमारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं? अ, मतलब आप लोगों के लिए क्या रेटिंग माइंड में रख के कह रहा हूँ कि हमारा गोल क्या रेटिंग अचीव करना है। हाँ, हमारे लिए क्या रख के हमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप अपने माइंड में? मेरे माइंड में करंटली 1000, 1100। ओके, अच्छा, ठीक है। वैसे मेनली मेरे मेरे माइंड में तो ये है कि मतलब आपको लेके किधर जाना है, मैं ज़्यादा उसको सामने रख रहा हूँ। और अगर दरम्यान में कोई मुश्किल चीज़ भी आती है तो होपफुली हम उसके साथ डील कर लेंगे। ओके, एक और अच्छा, क्वेश्चन था। अच्छा, आप बताएं। क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करने लगा था। ये इस प्रॉब्लम का कोड भी कंप्लीट हो गया है और हाँ, वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट भी हो हो गया गया। है। जी, तो एक क्वेश्चन ये है कि मतलब मैंने आपका मतलब वो देखा हुआ है, प्रोफाइल आपकी मैंने कोड फोर्सेस पे देखी हुई है, आप कैंडिडेट मास्टर है ना इस टाइम। तो आप मतलब किस माइंडसेट से आप प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं? अगर वो वे ऑफ प्रोसेस आप मुझे अपना बता दें, ताकि मैं भी अच्छा, सही डायरेक्शन में प्रॉब्लम को ये ब्रेक डाउन। अच्छा ये क्वेश्चन
मैंने बहुत सुना हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये इतना ठीक क्वेश्चन नहीं है। मतलब कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता प्रॉब्लम को अप्रोच करने का, ये प्रैक्टिस के साथ ही होता है। और जब आप प्रॉब्लम में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखते हो ना, और हम्म। अगर आपने प्रैक्टिस की हो, तो लेट्स सपोज अगर प्रॉब्लम में, जैसे मैं एक प्रॉब्लम में देखता हूँ उसमें इंटरवल्स आ रहे हैं, और हमारा एंड पे गोल है कि जो इंटरवल्स है ना वो नॉन इंटरसेक्टिंग होने चाहिए। तो हम्म। मुझे पता है कि मुझे एक टेक्निक आती है, जो कि जिससे मैं वो नंबर ऑफ इंटरवल्स मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, मतलब कि थोड़ा बहुत इस पे सोचते हैं, और वो यूजुअली प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह सोचना है, और ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आता है। मतलब ओके। जब आप एक, शायद मेरे ख्याल में आपके साथ होता ही होगा, जब आप एक प्रॉब्लम कर रहे होते हैं ना, और फिर आपके दिमाग में सोल्यूशन आता है, तो आप यूजुअली जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैंने किस तरह सोचा तो मेरे दिमाग में सोल्यूशन आ गया। वो, एग्जैक्टली, जस्टिफाई और नहीं ये कर सकते आप, प्रैक्टिस बिल्कुल करते, ठीक है। तो अ, थोड़ा सा लक भी होता है कि आपका माइंड सोल्यूशन को क्लिक करता है कि नहीं, लेकिन ये लक का फैक्टर कम होता जाता है प्रैक्टिस के साथ साथ। मतलब आपका जो माइंड है वो और यूज टू होता जाता है प्रैक्टिस के साथ साथ। हम्म। जैसे मतलब मुझे नहीं पता कि 3 साढ़े 3 साल की प्रैक्टिस के बाद अब मेरा माइंड ए का सोल्यूशन काफ़ी जल्दी क्यों ढूंढ लेता है। मतलब हम्म। पहले मुझे काफ़ी टाइम लगता था, बस ये आपका माइंड यूज टू हो जाता है। और बिल्कुल। मतलब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में तो ठीक नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हो। वो मैं इस टाइम और अगर मैं अगर ये क्वेश्चन ठीक भी है तो मतलब अगर ये क्वेश्चन ठीक भी है तो मेरे पास इसका आंसर नहीं है एटलीस्ट। नहीं, आई थिंक आंसर यही है कि प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। लेकिन डायरेक्ट आंसर तो ये नहीं है ना, क्योंकि मतलब क्वेश्चन तो ये था मैं प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करता हूँ। बट ठीक है, प्रैक्टिस आपको पैटर्न्स एनीवेज, दे दे। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा, तो अब जो मैं नेक्स्ट डिस्कस करना चाहता था, आपको सीव ऑफ एराटोस्थेनीज का पता है? सीफ ऑफ सीव एथ्रोनोस, यस, शॉर्ट के लिए। हाँ। हाँ, वो मैंने वो प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं ना, क्विक वे ऑफ फाइंडिंग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए भी यूज़ होता है, और अगर किस एक रेंज तक मैंने सारे नंबर्स के डिवाइजर्स निकालने हो तो एग्जैक्टली, उसके लिए वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैंसल आउट कर देते हैं वैल्यूज को, और फिर जो रिमेनिंग होती हैं वो आपके आंसर्स होते हैं। अच्छा, इसको एक सिर्फ मैथ्स में पढ़ा है कि सीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा है? नहीं, मैंने सिर्फ सीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइम नंबर्स को, डिवाइजर्स को ढूंढने के लिए मतलब वीडियोस में देखा है, और जो जो सीपी के जो वीडियोस यूट्यूब चैनल्स वगैरह ना उस पे मैंने देखा है, और बुक्स में भी पढ़ा है। अच्छा, सीव से आप डिवाइजर्स भी फाइंड कर सकते हो और प्राइम नंबर्स भी फाइंड कर सकते हो। एज फॉर नाउ मुझे प्राइम नंबर्स का पता है। अच्छा, डिवाइजर्स का नहीं पता? नहीं, कि उससे डिवाइजर्स कैसे फाइंड अच्छा करते ठीक हैं। है। अच्छा ठीक है। और तो सीव को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपली तो सीव सारे होती है, यस।
मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ सीपी के बारे में, तो मैं बार बार क्वेश्चन करूँगा, आप बॉदर हो रहे हो मुझे पता है, लेकिन मैं एक सिर्फ एक क्वेश्चन है कि ये आप थोड़ा सा, अगर आप नंबर थ्योरी की तरफ आप थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर सकते हैं, एक सजेशन है, मतलब ये मैं सजेशन दे रहा हूँ, आपने करना तो वही है जो आपने पैटर्न फॉलो करना है, नंबर थ्योरी काफ़ी वीक है मेरा वो। अच्छा, दरम्यान में कुछ नंबर थ्री की चीज़ें भी आएंगी, ओके। लेकिन थोड़ी बहुत मॉड्यूलर अरिथमेटिक और हाँ, मतलब मेरे माइंड में है कुछ नंबर थ्री की चीज़ें कवर करना। ओह दैट्स ग्रेट। एटलीस्ट इस लेवल पे जितनी चाहिए होंगी, होपफुली हम उतनी कवर कर लेंगे। ग्रेट, थैंक यू। ओके, तो अच्छा, लेट्स सपोज हम 10 पावर 6 तक सीव लगा रहे हैं। अब एक बुलियन अरे बनाई है कि सबसे पहले तो इसलिए कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो कि मतलब जो रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे। इस तरह मैं 2 से लेके जिस रेंज तक भी मैंने प्राइम्स फाइंड करने हैं उन पे आइटरेट करता हूँ, और बस इस नंबर के सारे मल्टीपल्स को मैं मार्क कर देता हूँ कि ये अब प्राइम नहीं है। अच्छा, ये अब डिवाइजर्स की आइट्रेशन 2 × I से शुरू की है और n तक जितने भी डिवाइजर्स आएंगे हम उन पर आइट्रेट कर देंगे। ये बस प्लस आई होता जाएगा तो उसके डिवाइजर बचेंगे। अच्छा, अब इससे तो हमारे पास आ जाएगा प्राइम नंबर्स, लेकिन अगर मैंने डिवाइजर्स निकालने हैं, मैं एक वेक्टर की अरे बनाऊंगा और सिंपली मैं आई से लेके एम तक, मतलब जो भी लिमिट है उन पर इटरेट करूँगा और इसके सारे मल्टीपल्स में आई को ऐड कर दूँगा। इसका मतलब है कि आई जे का एक डिवाइजर है। अच्छा, अब इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो एक हार्मोनिक सीक्वेंस बनती है, m/1 प्लस m/2 सो ऑन। m/n तक, और ये प्रूवन है कि ये ऑलमोस्ट m log m बनता है। तो अब यहाँ पे एक हमारा डिवाइजर्स के केस में एक कंसर्न आता है मेमोरी का, तो क्योंकि ये टोटल आइट्रेशन ही m log m है, तो मेमोरी भी m log m ही यूज़ होगी। तो इस तरह हम डिवाइजर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, शजूर आपको समझ आ गई? जी जी। मतलब सिंपल है काफ़ी, जी डिवाइजर्स जी। निकाल रहे हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, जो कि कुछ केसेस में सीपी में यूज़ होती है। अब इसका मतलब है, क्योंकि हर एक के लिए इनिशियली स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर की वैल्यू 0 थी, तो इसका मतलब है कि
क्या स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर आई के स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर की वैल्यू ज़ीरो है, मतलब अभी तक मैंने इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर असाइन नहीं किया, तो ये हम्म। हमें क्या शो करता है कि आई एक खुद प्राइम है। ठीक है, इससे हमें ये शो होता है। और या फिर हम ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ आई ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब किसी ना किसी कोई ऐसा प्राइम आ चुका है पहले जिसने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, तो बस कंटिन्यू कर दो। अब हमारे पास इसका मतलब हम इस लाइन से आगे तभी आएंगे आई प्राइम होगा। तो हम अब इसके मल्टीपल्स पे आइट्रेट करेंगे, और फर्स्ट वन तो 3 होगा ना? अगर क्या फर्स्ट थ्री होगा? जब ये इफ की कंडीशन पे ट्रिगर होगी, ये वाली। ये 3 पे होगी जब आई 3 होगा। नहीं, जब आई फोर होगा, क्योंकि आई फोर एक खुद प्राइम है, थ्री तो प्राइम है ना, थ्री पे भी ये कंडीशन फॉल्स ही होगी। बट हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ढूंढ रहे हैं ना। हाँ, एंड एंड पे गोल हमारा ये है कि इन सब के लिए इस रेंज में सब नंबर्स के लिए स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर आ जाना चाहिए। ओके। अच्छा, अब मैं आई के सारे मल्टीपल्स पे आइट्रेट करता हूँ और कहता हूँ कि अगर इस मल्टीपल का अभी तक स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर असाइन नहीं हुआ, तो उसको आई के इक्वल कर दो, क्योंकि ऐसा कोई छोटा और प्राइम नंबर नहीं है जो कि इस मल्टीपल का डिवाइजर था, तो इस इस मल्टीपल का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर इसका मतलब आई है। तो इस तरह हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका भी यूज़ होता है। अच्छा, अब इसको स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका एक और भी है कि हम कहते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई ऑफ कोर्स, और ये लूप हम आई स्क्वायर से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर जे कोई मल्टीपल है आई का, आई मल्टीप्लाई बाय के एंड के इज़ लेस देन आई, तो फिर जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ जे होगा वो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ के इक्वल होगा। तो हम राइट। तो फिर हम आई स्क्वायर से भी शुरू कर सकते हैं, और इस केस में हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी थोड़ी ऑप्टिमाइज हो जाती है। आई थिंक इस केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एम बनती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और ये स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो प्राइम निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि जो आई स्क्वायर से जो आई के छोटे मल्टीपल होंगे वो ऑलरेडी हम उनको कैच किए होंगे कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं उसके छोटे डिवाइजर से, तो सिंपली हम आई स्क्वायर से भी लूप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये ऑब्वियसली अगर स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर पे वर्क कर रही है तो ये प्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए भी वर्क करेगी, लेकिन ये डिवाइजर्स के केस में वर्क नहीं करती, क्योंकि हमें उन स्मॉलर नंबर्स में भी आई को ऐड करना है। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर का एक जो फ़ायदा होता है वो ये है कि इससे हम नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ आई है उसको इक्वल कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ आई डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ आई, और फिर सिंपली
इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आई ऐड कर दो। तो इस तरह हम सॉरी आई स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर इस तरह हम किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हैं। ओके। और या फिर हमें किसी स्पेसिफिक नंबर की मतलब इनपुट मिला हो और हमें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालनी हो, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स को वेक्टर में ऐड कर दो और एक्स को सिंपली इससे डिवाइड कर दो। अब गॉट कुछ इट। केसेस में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में चाहिए होती है कि मतलब यहाँ पे तो सिर्फ प्राइम आएंगे ना, लेकिन हमें इस फॉर्म में चाहिए होती है कि प्राइम कौन से हैं और उनकी काउंट क्या है। तो आप काइंड ऑफ एक इस मैप को यूज़ करके वो अचीव किया जा सकता है। बट पॉइंट ये है कि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर को यूज़ करते हुए हम प्राइम फैक्टराइजेशन में निकाल सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम में और भी यूजेस होते हैं इसके। ओके, ठीक है। तो ये हमने आई थिंक सीव सीव के लिए जो भी था वो जो भी मैं कवर करना चाहता था वो कवर हो गया। और मैं उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर हम आई स्क्वायर से स्टार्ट करें तो log ऑफ एम से स्टार्ट ऑप्टिमाइज होके log ऑफ log एफ एम बन जाती है, जो कि ओके। थोड़ी छोटी ऑप्टिमाइजेशन है लेकिन कभी कभी काम आ जाती है। हम्म। सारिम, इस वीक के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्योंकि हैं या वही जो ग्रुप में है वही करने होंगे? एक तो जो जो एक प्रॉब्लम की थी प्रोजेक्ट्स वाली उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हम्म। बाकी मैं उधर ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम्स ऐड कर दूंगा। ओके। और बस क्योंकि मतलब कोई 3 मिनट रह गए, 3 मिनट में कुछ और हो नहीं सकता।